आप जी। चंद्रशेखर आजाद रावण के संपर्क में कब आई और कैसे आई? पहली बार जब मैंने इनसे बात की तो मैं इनको भाई के रूप में संबोधित करती हूँ। आप कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी की बात छुपाई और आपके साथ उन्होंने संबंध बनाए। पिछले दरवाजे से चंद्रशेखर बीजेपी नेताओं के साथ मिलते-जुलते रहे। हाँ। तो ये रोहिणी के बदले की आग मानी जाएगी। आप जब शादी का प्रॉमिस किया था, आपने कहा डे 1 से कि हाँ, मैं तो तुम्हारी जैसी ही लड़की ढूँढ रहा था, मुझे तुम जब तक भी आपने नहीं बताया। रोहिणी को चंद्रशेखर से प्रेम है। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ जो चेहरा है, शायद आज की तारीख में परिचय का मोहताज नहीं है। आप रोहिणी घावरी हैं, देश में लगभग हर आदमी जो खबर देखता है, वो जानता है, पढ़ता है, उसको पता है। रोहिणी भारतीय हैं, इंदौर की हैं, पढ़ने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई, वहाँ फिर इन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी, एक एनजीओ चलाती हैं, लेकिन चर्चा में तब आईं, जब इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। और उन आरोपों में जो सबसे बड़ा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ संबंध बनाए और अपनी जो ज़िंदगी की सच्चाई है कि वो शादीशुदा हैं, उसको उन्होंने छुपाया। जब मैंने संबंध को तोड़ना चाहा, तो उन्होंने तोड़ने नहीं दिया, इनका शोषण किया। और उसके अलावा कई तरह के और भी आरोप हैं, जो आज चर्चा में चलते रहेंगे। उन आरोपों को लेकर के रोहिणी से मैं इनकी तरफ से इनका जो पक्ष है, वो जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कुछ भी कहा है, वह भी रखा जाना बहुत ज़रूरी है। चंद्रशेखर ने अभी ताज़ा जो उनका हालिया बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो आरोपों का जवाब कोर्ट में देंगे, क्योंकि उनको पता चला कि रोहिणी कोर्ट जाएँगी, मुकदमा दर्ज करना चाहती हैं, तो कोर्ट में ही वो जवाब देंगे। महिला सम्मान को लेकर के वो सजग रहे हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगाया जा रहा है, वो बेबुनियाद है और किसी बड़ी साजिश का नतीजा है। संसद की सदस्यता उनकी भले ही चली जाए, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। रोहिणी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और रोहिणी अभी लंदन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मोटे तौर पर रहती तो स्विट्ज़रलैंड में, एनजीओ वहीं चलाती हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप लंदन से हैं। मैंने अभी चंद्रशेखर का जो ताज़ा पक्ष है, वो आपके सामने रखा है। हुँ। सबसे पहले इस बाबत में आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। सर, आपने देखा और सभी ने देखा, मैंने भी उसको अभी ही सुना उनके स्टेटमेंट को। तो सर, ये तो समाज को बार-बार मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है कि संसद सदस्यता से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्वाभिमान के लिए लड़ूँगा। ये हुँ, कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट साफ़ दिख रही है। अगर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से ईमानदार है, निर्दोष है, तो वो इस तरह के स्टेटमेंट दे ही क्यों रहा है? उसे तो बेखौफ होके कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी सच्चाई का सामना करना चाहिए कि जब मैंने कुछ करा ही नहीं गलत, तो क्या कोर्ट सज़ा दे देगा या को क्या समाज सज़ा दे देगा या क्या कोई नेता सज़ा दे देगा? जिस तरह से मैं अपने इस पूरे स्टैंड पे खड़ी हूँ कि आपको जो करना है कर लीजिए, जैसे बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, मैं अपनी ईमानदारी के साथ खड़ी हूँ। ना हुँ, मैं समाज के सामने से बोलने से डर रही हूँ, ना मैं कोर्ट जाने से डर रही हूँ, क्योंकि जो इंसान सही है, वो कुछ भी ना खोने से डरता है, ना ही उसको कुछ किसी तरह का कोई बड़ा प्राप्त करने की कोई एक भूख होती है। तो वही चीज़ देखी है, अभी चंद्रशेखर का जो कल का बयान है, जो उन्होंने दिया, अपने ये हुँ, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं समाज के इस प्रेशर को भाप चुके हैं पिछले 1 महीने में। समाज उनसे सवाल-जवाब कर रही है, क्योंकि 99% समाज के लोग जानते हैं कि जो रोहिणी बोल रही है, वो बिल्कुल सच है और सबको ये पूरी सच्चाई पता है। और वो जिस तरह से जो भी मेरे पक्ष में बोलने आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने 2-3 नेताओं के नाम लिए, महिला आयोग की सदस्य का भी नाम लिया और कहा कि वो भी बोल रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सब के सब बस उनके एक सांसद बनने पर किसी तरह का कोई विरोध कर रहे हैं और उनको हटाना चाहते हैं, वो ही अकेले एक आवाज़ है। नहीं, हमारे बहुत सारे सांसद हैं, वो इकलौते सांसद नहीं है एससी, एसटी, ओबीसी के। बहुत से सांसद हैं वहाँ पर संसद में और वो लोग सभी आवाज़ उठाते हैं और बोलते लेकिन हैं। रोहिणी, मेरा एक सवाल है, जब कभी भी कोई आदमी ये दावा करता है कि जो कुछ भी वो कह रहा है, वो सच है, तो सच अपने साथ सबूत माँगता है, प्रमाण माँगता है। सिर्फ़ कह देने भर से कि इन्होंने मेरा शोषण किया, इन्होंने मुझे मानसिक यंत्रणा दी है, इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, वो काफ़ी नहीं होता।
मैं मानती हूँ सर कि बिल्कुल काफ़ी नहीं होता, इसीलिए मजबूरी में 1 महीने से मुझे सारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो लोगों के सामने, क्योंकि मैं बिना सबूत के बोलती तो वो तो शायद मुझे पहचानने से इनकार कर देते और ये समाज भी इस बात को नेगलेक्ट कर देता कि जो लड़की 2020 से स्विट्ज़रलैंड में रह रही है, वो कहाँ से अपने संबंधों की बात कर रही है, कहाँ से वो अपने रिश्तों की बात कर रही है। तो कहीं न कहीं मैंने तो प्रमाण दिया और एक भी प्रमाण मेरा एक भी सबूत झूठा नहीं है। अगर झूठा होता तो शायद वो भी अपोज़ करते उसको कि ये चीज़ बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो जब वो झूठ बोला ही नहीं जा रहा है, जब हर तरह का सबूत दिया जा रहा है, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? वो तो ना समाज अवॉइड करेगी, ना कोर्ट अवॉइड करेगा, क्योंकि जजमेंट भी या कोर्ट कचहरी के जो भी सारे डिसीजंस होते हैं, वो सबूतों के प्रूफ्स के बेसिस पे होते हैं कि जो आप बोल हुँ। रहे हो उसको आप वैलिड तरीके से एविडेंस देते हो या नहीं। तो मैं तो एविडेंस दे रही हूँ। अभी मैंने कहा कि अभी तो मैंने कुछ भी एविडेंस समाज के सामने नहीं रखे। जब ये कोर्ट की लड़ाई चलेगी, जब सारी चीज़ें सामने आएगी तो उसमें हम दिखाएँगे कि जो आपके मैंने पास कहा वो वैसे क्या-क्या सबूत हैं डॉक्टर रोहिणी? देखिए, सबूत जो रिश्ते के लिए जो जिस तरह की जो चीज़ें मैंने बोली है, जिसको वो कंटीन्यूअसली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं या ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है या लोग बोल रहे हैं। तो जो मैंने बात अब तक कही है उसके सारे एविडेंस इवन मेरे लॉयर्स के पास सारे एविडेंस भी हैं। उन्होंने भी रीचेक किया कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या नहीं। क्योंकि कोई भी अगर इस लड़ाई में खड़ा होगा तो सच्चाई की, ईमानदारी की लड़ाई में तो सब खड़े होना चाहते हैं। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को जब देखा, तो अब हमारा पूरा केस कोर्ट में और उसका डिसीजन कोर्ट में होगा। रोहिणी लेकिन लोग ये ज़रूर कहेंगे कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि 2 लोग संबंधों में हैं, उनके बीच बहुत नज़दीकियाँ हैं। तो निजी रिश्तों के वो फ़ोटोग्राफ्स जो इंटीमेट रिलेशंस को एक्सपोज़ करते हैं, किसी ने रखे हैं या वीडियो रखे हैं, तो इसके पीछे उसकी मंशा साज़िश की रही होगी, यह भी तो आरोप लगाया जा सकता है, अगर आपके सर पास ऐसा अगर है तो। अगर सबूत नहीं होते और पहली बात तो सर देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल बात है, ये इलॉजिकल बात नहीं कर रही हूँ। 2 अलग कंट्री में रहने वाले लोग जब अगर किसी रिश्ते में रहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन रहता है, तो एक हुँ, लड़की की एक वो ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, मेमोरीज़ होती है, जिसको लोगों ने अब सबूत का नाम दे दिया और जो मुझे अब दिखाने भी पड़ रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं। तो ये बोल देना कि ये कोई एविडेंस कलेक्ट कर रही थी पहले दिन से या इस तरह की चीज़ें कर रही थी। अगर वो नहीं होते तो भी ये समाज बोलता कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर वो हैं तो बोल रहे हैं कि ये हैं तो हैं, क्यों रखे तो रखे क्यों? मैं तो ये लड़कियों की और महिलाओं की जो जिस तरह की इतनी विषम परिस्थिति है हमारी कंट्री में कि किस तरह से नीचा दिखाया जाता है, उसको लेकर भी मैं लड़ रही हूँ। कि हुँ, कैसे आप एक-एक स्टेटमेंट के लिए आप सवाल-जवाब कर रहे हो और सारे सवालों की जवाब लड़की ही क्यों देगी? महिला ही हुँ। क्यों देगी? अगर वो कुछ बोल रही है और ये इज़्ज़त वाला कॉन्सेप्ट जो समाज के बीच में लड़कियों के लिए रखा जाता है, वही इज़्ज़त का खौफ एक पुरुष को क्यों नहीं है समाज में? एक महिला क्यों इज़्ज़त और मान-सम्मान के लिए इतना ज़्यादा झगड़ रही है? उसको क्यों नीचा दिखाया जाता है? रोहिणी मैं आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगें, लेकिन आप जिन संबंधों का हवाला दे कर के अपने लिए इंसाफ की माँग कर रही हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे सवालों का जवाब आप दें। आप जी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के संपर्क में कब आईं और कैसे आईं? सर 2021 जून से हमारी बातचीत शुरू हुई क्योंकि आईएलओ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक मुद्दा था सफाई कर्मी वर्ग का क्योंकि मैं खुद भी एक सफाई कर्मी वर्ग से आती हूँ। मेरी माताजी सफाई कर्मी हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो दर्द क्या है। तो उसको लेकर जब ये शुरुआत हुई तो उस वक़्त चंद्रशेखर का नाम काफ़ी ज़्यादा वाल्मीकि समाज में एक हुँ, बढ़ता चला जा रहा था मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड के बाद से। हुँ, हुँ, तो कहीं न कहीं समाज, वाल्मीकि समाज भी और बहुजन समाज उन्हें सपोर्ट करने लगा था एक लीडर के रूप में। तो हुँ, उसी पहचान के साथ मेरी भी बात हुई चंद्रशेखर से जब मैंने उन्हें बताया कि आईएलओ में हम अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। हुँ, यहाँ से हम लोग उनकी परिस्थितियों का जवाब दे सकते हैं। उस सिलसिले में बात शुरू हुई और ये जब जैसे ही एक-दूसरे के विचार, सोच वो इस बात से काफ़ी प्रभावित होने लगे कि एक लड़की जो इतनी यंग एज की 27 की एज में वो अब्रॉड गई है, वो वहाँ जाकर भी समाज का सोच रही है। एक 6 महीने हुए थे मुझे बस यहाँ पर आए हुए, मैं 2020 में आई थी और जून में जब 6 महीने बाद ही जब मैंने डिस्कवर किया, मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे यूनाइटेड नेशंस और इसके पास इसलिए भेजा है कि मैं कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए करूँ। शायद हुँ। इसीलिए जेनेवा में आई हूँ, तो वो दर्द मेरे अंदर था।
तो उसी की शुरुआत को लेकर वो वहाँ पर और फिर चंद्रशेखर का संघर्ष उस वक़्त जो समाज देख रही थी, वही हम लोग भी देख रहे थे। सोचा कि ठीक है, अगर अपना व्यक्ति एक आगे बढ़ता है, तो उसकी सब मदद करो। तो आईएलओ का जो क्रेडिट है, वो मैं चंद्रशेखर को देना चाहती थी। उसी को लेकर हमारी बात शुरू हुई और हुँ। वहीं से ही कहानी शुरू हुई। जी। फिर आप दोनों लोगों के बीच में संबंध कैसे बने? अगर बने देखिए, तो? बात एवरीडे जब बात शुरू होने लगी, मैं तो इनको सिर्फ़ एक नेता के रूप में देखती थी कि एक नेता हैं, कई लोगों से हम बात करते हैं, तो मैंने तो कभी ऐसा आगे होके मैसेज की अप्रोच ये सब चीज़ें की भी नहीं। एक इंटेलेक्चुअल टॉक कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ गतिविधि हुई, लेकिन इनकी तरफ से चीज़ें बढ़ने लगी क्योंकि ये क मतलब उस रिश्ते को बदलने की कोशिश में लग गए। हुँ, शुरुआत इनकी तरफ से हुई क्योंकि मैं तो इतना सर एक स्लम एरिया से गरीब परिवार से निकल के आई हूँ। मेरे अंदर इतने वो गट्स नहीं है कि आप किसी को लड़के को अप्रोच करो। सर आज भी हमारे अंदर वो भारतीय नारी और वो चीज़ कहीं न कहीं है हम लोगों के अंदर। तो हुँ, बात करने का तरीका बदलने लगा। फिर इन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की सैक्रिफाइस, स्ट्रगल सब बताना शुरू किया, किस तरह से गरीब पर तो वीडियो कॉल्स शुरू हुए, फिर अब रात-रात भर बातों का सिलसिला। तो कहीं न कहीं मुझे भी समझ आने लगा कि शायद ये मुझे पसंद करने लगे हैं और हमारी ये रिलेशनशिप तो ये जो एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का रिलेशन जो चलता रहा, बस वही उसी तरीके से शुरुआत हुई। और ये भी सर एक बहुत बड़ी बात है, जैसे जो लोग मुझ पर आज आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे हर एक बात का स्पष्टीकरण समाज को देना है, अपने देश हुँ, को देना है। अगर मैं गलत हूँ, तो मैं चुप हो जाऊँगी, मैं बोलूँगी नहीं। लेकिन जब हुँ, मैं वहाँ जहाँ सही हूँ, तो वहाँ मैं चुप नहीं होऊँगी। मैं अन्याय के खिलाफ तो बोलूँगी, जो आप हुँ, गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। पहली बार जब मैंने इनसे बात की तो मैं इनको भाई के रूप में संबोधित करती थी क्योंकि ये मुझसे 8 से 9 साल बड़े हैं, तो हम लोग एक रिस्पेक्टफुल वो तो जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने इस लड़की को एजेंट बना के उसकी ज़िंदगी में भेजा, बहुजन आंदोलन को प्रभावित करने के लिए, कौन-सा हनी ट्रैप और कौन-सी विष कन्या भाई बोलती है शुरुआत में, वो भी मुझे सबूत देना पड़ा समाज को वरना शायद ये भी नहीं सुनते। इसको जो भी अभी तक इसने लाइफ में अचीव किया, फिर वो मेरी स्कॉलरशिप हो, फिर यूएन में 3 टाइम्स चांस मिलना, फिर उसके बाद अचानक इस तरह से डिग्री मिलना और फिर ये चंद्रशेखर के तो लोगों को जो क्योंकि दलित समाज में ना सर आज भी कई एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो लोग लिटरेट नहीं है, लिटरेसी है। तो गाँव हुँ, के लोगों को तो जो बोल दोगे वो वही सुनेंगे। आप हुँ, बिलीव नहीं करेंगे सर मतलब मैं यहाँ पर इंग्लैंड में हूँ, 2 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पर। यहाँ पर भी कई लोगों ने जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसी पर भरोसा कर लिया। उन्होंने मुझसे जब सवाल किए तो मैं बहुत ऑफेंसिव हुई। कि आप कैसे भरोसा कर सकते हो? उन्होंने मुझसे ये चीज़ें कही कि मैडम आपके भी तो बहुत सारे पास्ट रिलेशन के पिक्चर्स वायरल तो ये सर देखिए ना कितना बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से मिसलीड किया जाता है कम्युनिटी को। मैंने कहा कि आप कैसे बोल सकते हो कि उस रिलेशन में मेरे सगे भाइयों के साथ मेरे फोटोज़ वायरल करना स्टार्ट किए और ये प्रूव करना मतलब एक वुमेन की वॉइस को किस तरह से दबाया जा रहा है। कि आप उसको रिलेशनशिप को लेकर उसको कैरेक्टरलेस प्रूफ कर दो, उसको पैसों का हनी ट्रैपर प्रूफ कर दो, उसको विश कन्या प्रूफ कर दो, उसके ऊपर इतने एलिगेशन लगा दो कि वो जो बोले फिर उसको सच ही ना माना जाए। इसीलिए सर मुझे इतना ज़्यादा वोकल होकर इतना ज़्यादा अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरव्यूज़ के माध्यम से और साथ ही साथ मैं कोर्ट में भी सर कोर्ट में जाने से पहले ये लोग तो चाहते हैं कि ये लड़ाई कोर्ट में खेली जाए, कोर्ट में लड़े और हुँ, किसी को भी समाज को कुछ भी ना पता चले। तो फिर कोर्ट का फैसला आने में वक़्त लगेगा, हुँ। लोगों को जब तक कि और उस लोगों को किसी तरह से मिसगाइड किया जाएगा कि देखो वो लड़की तो ये चीज़ तो मैंने तो इनको चैलेंज दिया है, प्रॉपर तरीके से कि आप एक प्रूफ लेकर आ जाओ मुझे पे बीजेपी का एजेंट या बीजेपी से लिंक शो करने का। आप एक प्रूफ लेकर आ जाओ कि मैंने लाइफ में किसी से पैसे लिए हैं, तो आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी आवाज़ बंद कर लूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी, मैं स्विट्ज़रलैंड में एक गायब ज़िंदगी जीऊँगी। मुझे क्या पड़ी है सर लाइफ में यहाँ तक आकर इतना अचीव कर मैं इस तरह के ट्रॉमा में हूँ आज की तारीख में। मैं अपनी चीज़ों को नहीं बोल पा रही हूँ। एक बीइंग वुमेन और बीइंग वुमेन अलोन अब्रॉड में रहना, उसके बाद में इस तरह की फाइट में उतरना सर इट्स नॉट ईज़ी। समझता हूँ। मैं अपने दर्शकों के लिए रोहिणी के बारे में अब तक जो बातचीत हुई है उसको बस ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। रोहिणी भारत से हैं, इंदौर से हैं, सफाई कर्मी परिवार से हैं, माता इनकी सफाई कर्मी रही हैं। 2019 में आप स्विट्ज़रलैंड गईं, वहाँ आपने पढ़ाई की स्कॉलरशिप पर और आपने कहा कि जून 2021 में चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ हमारे ताल्लुकात बने, बातचीत शुरू हुई, उसके बाद हमारे निजी संबंध बने। आज की तारीख में अगर ये अपने इंसाफ की लड़ाई को रोक दें और सबूत लेकर के सामने नहीं आएँ, तो इनके खिलाफ एक अलग तरह का प्रपंच चल रहा है जो यह साबित कर देगा कि ये चरित्रहीन हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इसलिए इनको एक मोर्चा बना करके अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। रोहिणी बहुत
वाजिब सा सवाल है कि बातचीत होना और निजी संबंध का होना। आप कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी की बात छुपाई और आपके साथ उन्होंने संबंध बनाए। इसमें आपकी भी रज़ामंदी रही होगी क्योंकि आप 2 बातें कहती हैं। आप एक बात कहती हैं कि हमको मेरी मर्ज़ी के खिलाफ संबंध बनाए गए और दूसरी बात आप ये कहती हैं कि शादी का झांसा दे करके अपनी शादी की जानकारी छुपा करके मुझसे धोखे संबंध बनाए। तो दोनों 2 अलग-अलग बयान हैं। आपका अपना बयान क्या है? सर, जो आपने कहा वही मेरा बयान है क्योंकि देखिए सर इतना ज़्यादा अभी भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानती हूँ क्योंकि मुझे एफआईआर में एक-एक डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ी कि ये कैसे चीज़ें बढ़ी, कैसे हुआ, सारी चीज़ें और उसके बाद ही ये मैंने तो कभी ऑन कैमरा आकर अपनी एफआईआर का डिस्कशन भी नहीं किया कि किस तरीके की मुझे लॉयर्स ने मना किया है कि आप एफआईआर की और ये सारी चीज़ें जो आपने रियलिटी बताई है उसके ऊपर कोई सवाल-जवाब या कोई भी बात नहीं करेंगी। लेकिन हुँ, मैंने जो भी कहा उसको मैं प्रूव भी करूँगी, सबूतों के साथ प्रूव करूँगी और मैं दिखाऊँगी कोर्ट को कि क्योंकि ये सर सिर्फ़ एक आत्मसम्मान की लड़ाई है, मान-सम्मान की लड़ाई है, एक वुमेन की लड़ाई है। तो इसके लिए हुँ, तो हुँ, मुझे जवाब देना पड़ेगा और मैं उसी में हुँ, कोर्ट में भी जवाब दूँगी उसका। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, लेकिन अगर चंद्रशेखर के साथ जो संबंध आपके बने, वो स्विट्ज़रलैंड में बने, लंदन में बने, भारत में बने, यह तो जाँच के दायरे में आएगा क्योंकि सबूत यहीं से शुरू होते हैं और जो आपका आरोप है, उसकी बुनियाद यही है। जी, बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? सर, ये तो इंडिया में ही हम लोग मिले हैं कई बार, तो इंडिया में ही वो तो सारी चीज़ कंप्लेंट भी इवन दिल्ली में ही हुई है, कि दिल्ली में ही सारी चीज़ें जब हम लोग जितनी बार मिले, वो दिल्ली में मिले, तो वहीं की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इवन डेट, टाइम और हर एक चीज़ हमने बताई है, तो वो तो एफआईआर में सर है, तो वो तो जाँच होगी और वो तो सबूतों के साथ है। मेरा तो एक शब्द झूठ नहीं है, तो मैं ना कहानियाँ बना रही हूँ, ना मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, तो ये तो चीज़ें सच है, जो वो सामने आ ही रही है और जब भी हुँ। इसका वेरिफिकेशन होगा, वो सारी चीज़ें दिख जाएँगी। एक जो बहुत ही वाजिब सा सवाल है कि 27 साल की एक लड़की अगर किसी के साथ संबंध बनाती है, तो ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से बना रही है। और बाद में उसने अगर ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ शोषण हुआ है, क्योंकि आपके जो आरोप हैं, मैं एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि बिना सहमति के यौन संबंध बनाया, शादी का झूठा वादा किया, संबंध बनाने के बाद शारीरिक और मानसिक शोषण किया, जान से मारने की धमकी दी, निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। अब इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं रही, ये कैसे माना जाएगा? सर मर्ज़ी तक लाने में लड़की को ना बहुत टाइम लगता है। लड़की एक एक बार में किसी की भी मर्ज़ी नहीं आती है। उसके लिए जो पूरा ग्राउंड बनाया जाता है, जितना झूठ बोला जाता है, जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सर मेरी स्टोरी में यही कहानी बताई गई है कि 1 साल बाद तो रिलेशन में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ी, उसके बाद 1 साल बाद तक की मैं उसके बाद की कहानी बता रही हूँ आपको। कि हाँ, मैं कब उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में एग्री हुई। स्टार्टिंग में मैं उसके साथ रिलेशनशिप में एग्री थी ही नहीं। ये बात तो वो खुद भी जानता है, सारी चीज़ें। और उसके बाद में आप जब शादी का प्रॉमिस किया था, आपने कहा डे 1 से कि हाँ, मैं तो तुम्हारी जैसी ही लड़की ढूँढ रहा था, मुझे तुम जब तक भी आपने नहीं बताया। आप अपनी माँ से मेरी बात कराते हो, तब भी आपने नहीं बताया। तब तो एक लड़की का एक विश्वास जीतने का जो मैनिपुलेशन की पूरी जर्नी है, मैंने वही दिखाई है। उसके बाद आप उसको शादी के लिए मनाते हो, शादी का बोलते हो, फिर बाद में आपका ये सच पता चलता है तो आप उसको फिर वही चीज़ें मतलब एक लड़ ज आपको 4 साल मैं बहुत अच्छी लगी, 4 साल तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने अपने संघर्ष की साथी बना ली, हर एक चीज़ आप मुझसे शेयर करने लगे। पूरी लाइफ में आपने मुझे अपनी परछाई बना ली, फिर पॉलिटिकल डिसीज़न हो, सोशल डिसीज़न हो, पार्टी का डिसीज़न हो, समाज का डिसीज़न हो, हर एक डिसीज़न में मेरा रोल प्ले होने लगा कि मैं मुझसे पूछे बिना सारी चीज़ें नहीं होने लगी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जैसे ही सांसद बनते हो उसके बाद आप पूरी तरह से उसको एक वो बोलते हैं ना दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ सर, मुझे यूज़ एंड थ्रो किया गया है, तो मैं लड़ूँगी इस चीज़ के लिए कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है, किसी भी इंसान का, किसी को भी इतना मेंटली प्रेशराइज़्ड करना और उसको मेंटल स्ट्रेस सर मेरी कहानी में शायद चीज़ें अलग हो सकती थी अगर मैं इंडिया में होती, अपने पेरेंट्स के साथ होती, अपने दोस्तों के साथ होती, तो शायद मैं उस चीज़ को डील भी कर पाती और बहुत सा सच भी जल्दी सामने आता। और इस तरह की इतना कि सर मैं 2 बार सुसाइड अगर स्विट्ज़रलैंड में करने का सोच रही हूँ, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप से आई हूँ, अपनी पीएचडी कर रही हूँ, तो सर मेरी जर्नी में कितना पेन है,
कितना झूठ है, कितना विश्वासघात है कि जब मैं इस लेवल तक गई हूँ, तो मैं क्यों नहीं लड़ूँगी उस चीज़ के लिए और उस चीज़ के खिलाफ क्यों नहीं बोलूँगी? और उसके बाद भी अगर मैं पीछे हटी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी अपने काम को, क्योंकि मैंने एक जन पावर फाउंडेशन बनाया, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में हेल्प हुँ, करने के लिए 25 में अभी जब मैं 3 महीने इंडिया में अपनी समाज की सिचुएशन को देख कर आई, तो हुँ, उसके हुँ। बाद मैंने सोचा कि भई हम लोग राजनीति से जब नहीं मदद कर पा रहे हैं और मुझे सर पर्सनली पॉलिटिक्स नहीं करनी। मैं चाहती हूँ कि समाज सेवा करने का माध्यम सिर्फ राजनीति नहीं है, एनजीओ फाउंडेशन बनाकर आप अपने डिसीजन ले सकते हो, अपने तरीके से कमांड कर सकते हो और जो आइडियाज़ मेरे अंदर है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ अपने तरीके से, इसलिए फाउंडेशन। उसके बाद से ही सर उसके बाद भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया, उसके बाद भी पूरी समाज में मुझे चरित्रहीन साबित सर मेंटल प्रेशर झेलूँ मैं, डिप्रेशन झेलूँ मैं, हार्ट ब्रेक मेरा हुआ, लाइफ में पर्सनली इतना बड़ा डिज़ास्टर मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को एक बेरंग तरीके से देखती हूँ और आज अगर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के काम के लिए आई हूँ, तो वहाँ पर समाज समाज की नज़रों में मुझे कैरेक्टरलेस प्रूफ कर दिया जाता है। सर मैं इस व्यवस्था के भी खिलाफ लड़ना चाहती हूँ कि ये आखिर एक वुमेन को ही सब कुछ क्यों झेलना है? मैं डॉक्टर रोहिणी महिला गरिमा के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे फिर कुछ कहना चाहता हूँ। आप ये कह रही हैं कि पार्टी के भीतर आपकी हैसियत ये हो गई थी कि चंद्रशेखर के बाद आप ही थीं, आपसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं होता था। पार्टी में एक तरीके से आप निर्णय लेने वाली सबसे मजबूत ताकत थी चंद्रशेखर के बाद। अचानक से चंद्रशेखर ने आपसे दूरियां बनाई। पार्टी के भीतर अगर आप इतनी गहरी पैठ रख रही थीं, तो पूछा जाए कि चंद्रशेखर के निजी जीवन के बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं थी? वो शादीशुदा हैं, इस बात की जानकारी, पब्लिक फिगर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा गाँव देहात के अ, कोने अतरे में बैठा हुआ कोई आदमी है। लाज़मी है कि उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूरी जानकारी आपको हो सकती है और आप चूँकि बहुत पढ़ी-लिखी हैं, आप स्विट्ज़रलैंड में स्कॉलरशिप पे गई हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि वो शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, पता कर लेना। यह पता होने के बाद भी अगर आप उनके साथ संबंध में हैं, तो यह आरोप आप पर लगेगा कि पार्टी के भीतर जो लाव-लश्कर और जो हैसियत आपने पा ली थी, वो अचानक से आपके हाथ से निकल गई, तो आपने बदले की कार्रवाई की है। ये बदले की भावना में आपने चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए हैं। ये आरोप आप पर, यह सवाल आपसे किया जाएगा। सर पहली चीज़ तो मैं चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रही थी। ये तो चंद्रशेखर की पार्टी है जो वो मुझे अपना डिसीज़न मुझे पार्टी में कोई पोज़ीशन नहीं चाहिए थी। ना मैंने कभी कोई पोज़ीशन माँगी, ना मेरे पास कोई पोज़ीशन थी। सर मैं पॉलिटिकल अपने आप को पॉलिटिकल लाइफ़ से तो पूरी तरह से अलग रखती थी शुरू से। लेकिन चंद्रशेखर को जब मुझसे मदद चाहिए होती थी तो मैं उस मदद में रोल प्ले करती थी। तो ये बोलना कि मुझे कुछ बहुत बड़ा मिल रहा था, फिर वो छिन गया या ये सर जिस जिस रिश्ते में मैं रही हूँ चंद्रशेखर के साथ, उसमें तो मैंने हमेशा सिर्फ़ अपमान झेला है, हर तरह से अपमान झेला है, सामाजिक जैसे? अपमान झेला है, क्योंकि जब लोगों को पता चलने लगा, 1 साल के हुँ, बाद जब मैं इंडिया आई, उसके बाद में जब लोगों ने देखा हम लोगों को साथ में और जब इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो लोगों ने लड़की को जज करना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी चंद्रशेखर बोलते थे, "कोई बात नहीं, हमारी शादी होगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये लोग जो आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इनके मुँह बंद हो जाएँगे।" तो मैं भी इस हुँ, विश्वास में थी कि ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें इससे बदलेगी, क्योंकि मैं काफ़ी स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में जी। मैं एक इंदौर के एक छोटे से परिवार से आई हूँ। मैंने अपने पापा की रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखा और हुँ, बियॉन्ड द लाइन जाकर सारे अचीवमेंट्स किए। केंद्रीय विद्यालय में स्टडी की, उसके बाद मैंने बीबीए फॉरेन ट्रेड किया, एमबीए मार्केटिंग डीएवीवी यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उससे किया, क्योंकि वहाँ पे भी सीईटी क्लियर करके आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग हुँ। होती है। तो वो 2 बार की। तो ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मैंने एक पापा के सिर को नीचा झुकाने के लिए किया हो। फिर जाकर एक रिलेशन में आना, फिर उस इंसान की ही हेल्प के लिए लगे रहना, क्योंकि वो चाहता था कि बहुजन आंदोलन बहुत स्ट्रांगली स्थापित हो। हम दोनों हुँ, अलग-अलग कम्युनिटी से आते हैं। चंद्रशेखर जाटव चमार समाज से है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। तो वो चाहते थे कि एक गठजोड़ बनेगा, जो शायद काशीराम साहब भी उस वक़्त इतना स्ट्रांग नहीं बना पाए थे, जो हम बना लेंगे। तो एक वो सोच के साथ उन्होंने तो वो मदद लेना शुरू कर दी। फिर समाज का भला, अब आपने कहा कि शादी की बात तो 2022 में इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा योगी जी के खिलाफ, तब समाज को पता चला, उसके पहले तो उनका तो प्रॉक्सी आपको तो लग गया होगा ना? हाँ, उसके बाद अब मैंने तो इससे 2022 से पूछा संबंध आपके बिगड़ने शुरू हुए। हाँ,
उसके बाद मैंने इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया और उस वक़्त चुनाव सिर पे था, योगी जी के खिलाफ के चुनाव में इतने प्रेशराइज़्ड थे, उसके बाद ही मैंने इसका विरोध भी किया कि नहीं, मैं अब नहीं रहूँगी अगर ये सब चीज़ें हैं, ये मेरी डिग्निटी पे जब मैंने लाइफ़ में इतना कुछ सब टॉप पे अचीव किया है, तो मैं एक रिलेशन की वज़ह से उसको खराब क्यों करूँगी? और उस वक़्त कोई मैंने उनको ये चीज़ भी बोली कि ठीक है, अगर जो भी हुआ, उसमें अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो उन्होंने बोला नहीं, उस वक़्त चंद्रशेखर का इस रिश्ते के प्रति जो समर्पण था, वो इतना था कि मैं सब छोड़ दूँगा। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, मैं समाज छोड़ दूँगा, मैं यहाँ ये कर दूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। इतना प्रेशर किया सर मुझे, उसके भी सबूत है, मैं वो भी दिखाऊँगी कोर्ट को कि ये एक तरफ चुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एक तो फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं मैं तुम्हें इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊँगा कि ये सब चीज़ें क्यों हुई है, क्या हुई है। इलेक्शन हुआ उसके बाद में फिर वो इतने टूट गए, बिखर गए। तो सर मुझे तो ना सच बताऊँ इस पूरे रिलेशन में पूरा पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बनाया गया। बस अपने लिए एक यूज़ किया गया कि ये लड़की किसी भी तरह से नहीं जाना चाहिए। और जब सांसद बने, जब उन्हें लगा कि अब मैंने सब कुछ मुझे हासिल हो गया, अब रोहिणी की ज़रूरत नहीं है, तो निकाल के फेंक दिया लाइफ़ से। उसके बाद भी मैंने सांसद बने, उसके बाद वो स यहाँ पर आए इटली में आए, ऑस्ट्रिया में आए, मैंने उनको समझाया कि सांसद बनने के 3-4 महीने बाद वो सितंबर में आए। मैंने उनको समझाया कि ये सही नहीं है, जब हम 4 साल से रिलेशन में रह रहे, अब आप मेरे मान-सम्मान को ठेस कैसे पहुँचा रहे हो? जब तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, मैं तुम्हारे साथ एक मजबूती से महाशक्ति बन के खड़ी रही। तुम्हें मैंने अगर ये लालची औरत होती ना सर, तो उस इंसान की जब ज़मानत जब्त हुई होती, तो वो उसी वक़्त छोड़ती उसको कि इसमें क्या है? क्यों मैं इसके साथ रहूँ? क्यों इस जर्नी में उसका सपोर्ट करूँ? लेकिन उस वक़्त मैं और उल्टा अपनी पार्ट टाइम जॉब जो मैं यहाँ पर करती थी, वो भी मैंने छोड़ दी क्योंकि उसको मेरे इतने सपोर्ट की ज़रूरत। टाइम डिफरेंस, रात को 11 बजे मैं अपनी जॉब से फ्री होती थी, रेस्टोरेंट में मैं जब स्ट्रगल कर रही थी, जॉब कर रही थी पार्ट टाइम, तो इंडिया में 3 बजते थे, तो चंद्रशेखर रात के 3 बजे तक मेरे फ़ोन का इंतज़ार करते थे। तो एक वो मेंटल प्रेशर झेल रहे थे, तो सर एक एक प्रॉपर कह सकते हो कि रिलेशनशिप में इतनी हद तक मैंने उस इंसान का साथ दिया कि कोई बात नहीं, हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे, 24 में लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, राजनीति में हारना-जीतना होता रहता है। तो वहाँ से फिर हम लोग पूरी तरह से आंदोलन में उतर गए और ये आंदोलन का ही साथ चलता रहा उसके बाद से। मैं अपनी पीएचडी में तैयारी में लगी रही, उस पीएचडी की थीसिस लिखती रही और साथ ही साथ ये तो 24 के बाद इन्होंने तो मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा शादी। क्योंकि वो भी जानते थे कि इस लड़की के आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुँचेगी, ये कोई आम लड़की नहीं है कि घर में बैठकर ये रोककर इस चीज़ को। वो जानते थे कि मुझे वाल्मीकि समाज अपने सम्मान के रूप में देखता है, तो वो कहीं न कहीं एक रिश्ते का सर ये लांछन भी तो मैं ही झेल रही हूँ ना, एक महिला हुँ। के रूप में। इसीलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ, क्योंकि समाज मुझसे बार-बार सवाल करता है कि तुम उसके पास गई थी या वो तुम्हारे पास आया था, इस सब की क्लैरिटी सर कोर्ट से मिलेगी। 2 बातें हैं। आपने कहा कि जून 2021 में आप दोनों की बातचीत शुरू हुई। 22 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, फरवरी-मार्च में हुए। यानी कि 6 महीने के संबंध के दरमियान आपको ये पता चल गया कि चंद्रशेखर जो हैं, वो शादीशुदा हैं। हुँ, आपने उनसे पूछा होगा कि ये शादी तुम्हारी है, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? तो हुँ, ज़ाहिर उन्होंने कहा होगा कि मेरी जो शादी है, वो दरअसल एक गलत फैसला है या हो सकता हुँ, है कि उन्होंने कहा हो कि ऐसा नहीं है। तो हुँ, यह उम्मीद भी आपके भीतर कहीं न कहीं ये पैदा हुई हो कि वो तलाक दे कर के आपसे शादी कर लेंगी। हुँ, आपने उस संबंध को आगे बढ़ा दिया। मैं जैसा समझ रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हुँ, 6 महीने के दरमियान आपको पता चल गया कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं, आपने उनसे पूछा, फिर आपने झगड़ा किया होगा। उन्होंने कहा हुँ, होगा कि दरअसल इस शादी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तलाक दूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यह हुँ, संबंध आगे बढ़ने लगा। हुँ, नंबर 1 यानी कि आपको जानकारी थी। हुँ, तो आपको जानकारी थी, उसके बाद आपने संबंध बनाए, सामने आता है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती हूँ। और अभी आपने ही कहा कि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ, चंद्रशेखर चमार समाज से आते हैं, ये अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन था और हम दोनों मिलकर के एक मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट बना सकते थे। तो यानी कि आपके भीतर भी राजनीति की कहीं न कहीं एक बड़ी इच्छा थी और कोई न कोई आपकी योजना रही होगी। पहले मेरे इन 2 सवालों के जवाब दीजिएगा कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं यह जानते हुए संबंध बनाए, इस उम्मीद में कि तलाक दे देंगे? और दूसरा कि जो राजनीति है आपकी, वो आपके भीतर कहीं थी। पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। सर हम लोग अक्टूबर 2021 में मिले थे पहली बार जब मैं इंडिया आई थी। जब मुझे हुँ, कोई जानकारी नहीं थी कि शादी है, नहीं है, क्या है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और हुँ, मुझे इलेक्शन का पता चला सच्चाई पता चली 2022 के मार्च में जब इलेक्शन लड़े। तो ये बोलना कि शादी के पहले ये बाद में, सर ये तो चलो ख़ैर इसको मैं खुल के और एक-एक क्लैरिटी के साथ ऑन कैमरा नहीं बता सकती, लेकिन मैं कोर्ट में पूरी कहानी सबूतों के साथ मैं बताऊँगी कि उसके पहले की चीज़ें क्या-क्या हुई और कैसे हुई। ठीक है?
अब आपने कहा कि वाल्मीकि चमार फैक्टर, तो सर मैं उनके सामाजिक आंदोलन में भूमिका निभा रही थी। राजनीतिक तौर पर नहीं, ना मुझे कोई राजनीतिक लालच था, ना ही मैंने राजनीति में कोई आज़ाद समाज पार्टी की मेरी कोई ज़िम्मेदारी थी, ना कुछ था। रोहिणी 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहता हूँ। आपका संबंध चंद्रशेखर के साथ फरवरी-मार्च 2022 के बाद नहीं बना। नहीं, पहले। जो बना वो जून 2021 और फरवरी 2022 के बीच में बना। हाँ, अक्टूबर 2021 में मैं आई थी, मेरे फ़ोटोज़ भी हैं, सबने देखे हैं कि उसी वक़्त हुँ, वो आए थे, उसी वक़्त हम लोग पहली बार जब मैं इंडिया आई थी, तब हम मिले थे अक्टूबर में। ठीक है। जी। आगे हुँ। पॉलिटिक्स। सर पॉलिटिक्स में मैंने बताया कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एक सामाजिक रूप से, तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग सामाजिक रूप से इस आंदोलन को चलाने में सपोर्ट करेंगे और मैं उनका उसी में, सर मैं तो हिडन थी पूरी तरह से, आपने कभी भीम आर्मी के पेजेस पे मेरे फोटो नहीं देखे होंगे, हुँ, कभी उनकी हुँ, मार्केटिंग किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं देखा होगा, उल्टा मैं उनको बिल्कुल। प्रमोट करती थी यहाँ से। उल्टा हुँ, मेरी प्रोफाइल पे ज़रूर आपने देखा होगा कि मैं चंद्रशेखर को सपोर्ट करती थी कि वाल्मीकि समाज भी उनकी तरफ जुड़े। क्योंकि हमारा ये सोच थी कि जो हम कांग्रेस बीजेपी के साथ रहकर जो समाज नहीं कर पाया, जो बसपा हुँ, में नहीं कर पाया, वो शायद हम उसको कर पाएँ और उस चेंज को हम लेकर आ पाएँ। तो सर मैं बहुत ज़्यादा डिसीज़न में कई बार कुछ डिसीज़न्स मुझे चंद्रशेखर के सही नहीं लगते थे, जो वो पॉलिटिकली लेते थे। लेकिन वो उसका भी एक मुझे एक्सक्यूज़ बताते थे कि अभी तुम राजनीति नहीं समझती हो, हमें ये डिसीज़न लेना पड़ेंगे। हाँ, मैं आंदोलन के रूप में, समाज के रूप में, वहाँ पर मैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में काम करती थी और देती भी थी, गाइड करती भी थी उसमें। हुँ, तो हुँ। उस चीज़ को लेकर तो थे, लेकिन मैं एक चीज़ के काफ़ी खिलाफ थी और वो भी जानते हैं कि मैं चाहे जो हो जाए, सर मैं बीजेपी के साथ समझौते के बहुत खिलाफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि आंदोलन में किसी भी तरह से बीजेपी, क्यों? क्योंकि उसमें भी एक कारण है, बीजेपी के खिलाफ का कारण भी है कि जब तुम खड़े ही बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए हुए हो, जब तुम्हें हुँ, नेता ही इसलिए बनाया गया है, तो ये तो फिर समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। हुँ। समाज अगर आपको एक आइकॉन के रूप में देख रही है और आप कहीं न कहीं बंद दरवाज़े अगर आप मिलना चाहते हो, तो ये विश्वासघात है और तो क्या विश्वासघात। पिछले दरवाजे से चंद्रशेखर बीजेपी नेताओं के साथ मिलते-जुलते रहे हैं? हाँ, हुँ, ये चीज़ मैं जानती हूँ और इसी चीज़ का मैं विरोध करती थी। तो कई रूप में वो मुझे इस तरह की चीज़ें छुपाने भी लगे थे। वो चाहते थे कि सक्सेस से प्रमाण होता है कि आप नेता हो, हारे हुए नेता की कोई वैल्यू नहीं होती। तो कैसे भी करके सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि स्लो चलो, कोई बात नहीं, इस बार सांसद नहीं बनेंगे, अगली बार अपनी मेहनत से अपने तरीके से बनेंगे, लेकिन विश्वासघात तो नहीं करेंगे। सर हमारे लिए बाबा साहब उस टाइम पे राजनीति के पीछे नहीं भागे, चाहते तो वो उस वक़्त प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, पहले प्रधानमंत्री भी बनते देश के शायद। लेकिन हुँ। राजनीति के पीछे का हमारा उसी तरह से राष्ट्रपति पद को ठुकराया है काशीराम साहब ने। नहीं तो सर राजनीति इसमें आंदोलन में त्याग बहुत ज़रूरी है। ये राजनीतिक सत्ता के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर कई बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता था और उनका टारगेट था कि चाहे जो हो जाए 24 में सांसद बनना है। वरना अभी फेल हुआ तो 5 साल तक कैसे इस आंदोलन को खींचूँगा, ना पैसे मिलेंगे, ना लोगों का समर्पण मिलेगा, ना लोग टूटेंगे। तो सर यहाँ से ना कहीं न कहीं हमारे बीच में ना बहुत बड़ा एक एक राजनीतिक रूप से भी, बहुजन आंदोलन के रूप में भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने लगा। और वहाँ से वो चीज़ें चीज़ें बिगड़ने लगी। इसीलिए मैंने 6 महीने पहले जब वो सांसद बने थे, उसके 6 महीने पहले मैंने उनके विरोध में ट्वीट किया था। क्योंकि उन्होंने फिर मुझे मेंटली इतना वीक कर दिया, सर मैं इतने ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में चली गई थी, मैं क्या इतनी किया? परे। आप बार-बार कहती हैं कि उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। क्या-क्या किया? सर एक तो जो जो चीज़ें चल रही थी उसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मैं विरोध करने लगी थी। जब भी मुझे कहीं से कुछ-कुछ छो ची चीज़ें पता चलती थी कि वो आज इससे मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में, आज वो ये मिलने जा रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी कि नहीं, लेकिन तो ये तो गलत। पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी मेल मुलाकात तो लोगों से होती रहेगी। नहीं, नहीं सर, लेकिन जिन लोगों से वो फ़ायदे के लिए मिल रहे थे, जो बंद दरवाज़े में मिल रहे थे, अगर वो मेल मुलाकात समाज के सामने क्यों नहीं दिखाई जाती है? अगर मेल मुलाकात सही है तो? छुप के मिलना क्यों ज़रूरी है? और समाज को धोखा देना क्यों ज़रूरी है? मैं उसके खिलाफ रही। तो उन्होंने फिर इस रिलेशन को ही कहीं न कहीं मोल्ड करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनका पहली बार जब 9 दिसंबर 2023 को मैंने उनके खिलाफ लिखा कि क्या ये सही है? क्या एक नायक की ये पहचान होती है? क्या हुँ, हुँ। समाज में हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसने व्यक्तिगत रूप से तो जो चोट पहुँचाई जो पहुँचाई है और उसने इस तरीके के फैसले लिए, क्योंकि उनको लगता था कि
सर मैं सच बताऊँ मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हुई है। ये चीज़ ना मुझे अब समझ में आती है कि मुझे ना एक टूल की तरह ना यूज़ किया गया है सिर्फ़ सक्सेस के लिए और जहाँ लगा कि अब सक्सेस मिलने वाली है, वहाँ पर जाकर मुझे डिस्ट्रैक्ट मेरे नाम को इतना डिफ़ेम कराना शुरू कर दिया, मेरे वजूद को इतना ख़त्म करवाना शुरू कर दिया कि मैं जब भी सच बोलूँ समाज के सामने तो मुझे नेगलेक्ट कर दिया जाए। टूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाने का मतलब कुछ और भी होता है रोहिणी, आप जानती हैं। सर मैं चंद्रशेखर की बात कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी सफलता के लिए सिर्फ़ एक यूज़ किया है। वो हुँ। अगर वो एक वहाँ पर एक ऐसा कन्फ्यूज़न था उस टाइम पे कि अगर सांसद बना, तो यहीं रहूँगा, चीज़ें आगे बढ़ाऊँगा, अगर सांसद नहीं बना तो स्विट्ज़रलैंड आ जाऊँगा। तो सर मुझे तो लगता है कि एक वो भी एक सोच थी कहीं न कहीं कि फ़ॉरेन सेटलमेंट के चांसेज़ और उन्होंने तो अपने मुँह से ये बात कई बार कही है, इवन उनके मैसेजेस भी हैं कि मैं यहाँ पर मेरे ऊपर इतने 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं, शायद मैं ज़्यादा सर्वाइव यहाँ पर अपने आंदोलन को लेकर नहीं कर पाऊँ, तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो सर मुझे तो ना इस पूरे ट्रैप को भी समझने में भी वक़्त लग रहा है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें क्यों हुई थी। वरना सर एक दूर रहने वाली लड़की अपनी स्टडीज़ पे, अपनी पार्ट टाइम जॉब पे, अपने काम पे फ़ोकस कर रही है, गरीब परिवार मेरे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर थी सर, मैं इतनी बड़ी स्कॉलरशिप लेकर आई थी, मैं फेल होके भी वापस नहीं आ सकती थी, वरना डबल रिकवरी होती है विथ इंटरेस्ट, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो वो भी छोड़ के नहीं आ सकती थी, एक मेंटल प्रेशर के साथ अपनी पीएचडी भी फिनिश की और मैं तो खुद अपने आप को बहुत गलत जगह फँसा हुआ महसूस कर रही थी। रोहिणी, मेरे सवाल आपको असहज कई बार कर रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपका जो पूरा पक्ष है, वो लोगों के सामने है। यार, बहुत सारे लोगों ने आप सवाल किए हैं, लेकिन आपका बहुत कुछ है जो अधूरा-सा है। आपने कहा जून 2021 में आपकी बातचीत शुरू हुई। 22 में, फरवरी, मार्च में जब चुनाव उत्तर प्रदेश के हो रहे थे, आपको पता चल गया कि चंद्रशेखर रावण शादीशुदा हैं। आपने उनसे इसके बारे में पूछा, आप झगड़ीं, उसके बाद उन्होंने आपको किस तरीके से समझा लिया, आप उनके साथ फिर चलने लगी। पार्टी के भीतर का जो भी ज़िम्मा था, आप सँभालती रहीं, उनके साथ नज़दीकी आपकी बनी रही और 2024 के चुनाव से ऐन पहले आप 9 दिसंबर 2023 को फिर से ट्वीट करती हैं कि ये क्या है? यानी कि उन पर आप सवाल उठाती हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने 3 तरीके से चंद्रशेखर को प्रेशराइज़ किया होगा। पहला ये है कि तुम शादीशुदा हो इस बात की जानकारी है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, तो जो पहले तुम महिला है, तुम्हारी पत्नी, उसको तुम बाहर करो और तलाक दे कर के मुझे अपनी बीवी बनाओ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति थी, उस राजनीति में घुस करके आपने जो अपनी जगह बना ली थी और आपको वो जो एक सुख मिलता है नेता बनने का और अपने लोगों को देखने का, वो आपने महसूस किया होगा, तो आपको अपने भविष्य की संभावनाएँ बेहतर दिखती होंगी। और तीसरा ये कि चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके जीतने के आसार आपको दिख रहे होंगे। उससे पहले चंद्रशेखर पर दबाव डाल कर के अपनी ज़िंदगी में वापस अपने तरीके से उनको लाने के लिए आपने ये ट्वीट किया या फिर आपने इस तरह की कोशिशें की। ये 3 तरह के आरोप आप पर लगेंगे इन 2 वर्षों के दरमियान फरवरी, मार्च 2022 से लेकर के और 2024 के बीच में। सर सबसे पहले तो तीनों ही आपके सवाल और ये तीनों ही जो मुझ पर लगाए गए ये जो सवाल और खड़े किए गए, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैंने कभी उनको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि मुझे कोई पोज़ीशन चाहिए। सर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर मुझे लेना होता तो एक स्ट्रगलर लीडर के साथ नहीं लेती, मैं बीजेपी के किसी लीडर के साथ ये डिसीज़न लेती, कांग्रेस के किसी लीडर के साथ लेती या बसपा के। अगर मुझे वो पॉलिटिकल चमक चाहिए थी तो मैं इस व्यक्ति के साथ काँटों के रास्ते पे कभी नहीं चलती, मैं तो इसके संघर्ष में साथ रही, इसके दुख-सुख में साथ रही। तो ये बोलना कि हाँ, मुझे पॉलिटिकल और सर ये गारंटी भी नहीं थी कि ये चुनाव जीतेंगे 6 महीने पहले तक। अगर हुँ, इनकी जो चीज़ें जो इन्होंने की है अगर वो नहीं हुई होती तो ये शायद चुनाव हार जाते सर। ये बात क्या बिल्कुल किया? सर वो मैं जानती हूँ और वो चीज़ मैं बोलूँगी कोर्ट में क्योंकि ऑन कैमरा इसको बताना और ये चीज़ करना और मैंने तो एक बार सर वो फ़ोटो भी डाला है नोटों के बैग का। तो मैं तो सर बहुत सारी चीज़ों का जो सच जानती हूँ और उसको क्योंकि मैं ना अपनी समाज को धोखे में नहीं रखना चाहती क्योंकि ये समाज ना बहुत बड़ा समाज है। एक लीडर आके अगर आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, इतना बड़ा विश्वासघात करेगा, एक की चमक के लिए अगर पूरा का पूरा आंदोलन सैक्रिफाइस होगा, तो सर हमारे जैसे लोगों की बलि चढ़ना ज़रूरी है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा आगे का जीवन क्या होगा और आगे की राजनीति या कुछ भी होगा, ये क्या कैसे होगा? मुझे राजनीति सर एक सांसद के पद के लिए ना अपना ज़मीर नहीं बेचना कभी भी। मैं तो आज भी बोलती हूँ सर मैं इतनी पावर रखती हूँ कि अगली बार मैं सांसद क्या कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकती हूँ। इतना एजुकेशन और इतनी पावर गेन करके मैं लेकर आ सकती हूँ अपने आप को उस लेवल को अपनी मेहनत के दम पर। लेकिन राजनीतिक सफलता के लिए इस तरह से सर किसी को एक्सपोज़ करना, ये यहाँ तक आना, ये बिल्कुल गलत है।
तीसरी चीज़ आपने कही कि मैं कहीं न कहीं 6 महीने पहले जानकर जीत उनकी दिख रही थी, तो चल कौन-सी लड़की होगी जो जीत दिखने पर इस तरह से बदनाम होगी? उल्टा वो तो चुपचाप रहकर सैक्रिफाइस करेगी अपनी भावनाओं को भी, चाहे वो कितने ही प्रताड़ना झेले, वो ये सोचेगी कि नहीं ये एक बार सांसद बनेगा तो करोड़ों का फ़ायदा पहुँचाएगा। बल्कि हुँ। मेरी लड़ाई एक अन्याय के खिलाफ और नैतिकता की रही। मैं इस इंसान को सुधारने की और इसके ऊपर सवाल-जवाब को लेकर बात करने लगी कि जो चीज़ गलत है और ये सिर्फ़ मेरी चंद्रशेखर के साथ मेरा ये नेचर नहीं है, मेरी हुँ। फैमिली के साथ भी मेरा ये नेचर है। मेरा भाई भी अगर कुछ गलत करता है, तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ। अपने पिता अगर कोई गलती करेंगे, तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ। तो ये विरोध गलती का है, किसी लालच का नहीं है। जी, लेकिन आपने हर मुमकिन कोशिश की कि चंद्रशेखर आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ। आप इसीलिए उनके साथ रहीं भी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं चुनाव हार जाता हूँ आपके मुताबिक ही, तो मैं स्विट्ज़रलैंड आ जाऊँगा। मेरे खिलाफ तो वैसे भी यहाँ 40 मुकदमे हैं। उनके जीतने के बाद भी आप ही ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर में जब बाहर आए तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि तुम अपने पुराने रास्ते पर लौट आओ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो हर बार आपने चंद्रशेखर को अपनी ज़िंदगी में लौटाने और लाने की कोशिश तो की ना? तो सर 4 साल के रिश्ते में जब एक लड़की इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, जब पहली बार किसी इंसान को अपने दिल से चुनती है, तो वहाँ पर तो सर एक हर लड़की हर मुमकिन कोशिश करती है रिश्ते को बचाने की। तो फिर आप ये क्यों कहती हैं कि उन्होंने 4 साल बहुत ही टॉर्चर किया? सर जो आदमी टॉर्चर टॉर्चर करेगा उससे प्रेम कैसे होगा? नहीं सर, मैंने टॉर्चर को उस लेवल पर उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि जब उन्होंने मुझे ये रिश्ता ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने मुझे ये धमकियाँ देना शुरू करी। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें बोलना शुरू करी, कि नहीं अगर तुमने ये सब चीज़ें की तो उसका बहुत बड़ा गलत अंजाम होगा। तुम्हारी बहनें वहाँ पर रहती है उस तरीके से। तो सर ये चीज़ें तो उसके बाद सर उस इतना कन्फ्यूज़न रखा हमेशा कि मैं उस हुँ। बात को समझने की भी कोशिश करती थी कि चल क्या रहा है। अगर मैं रोहिणी से पूछूँ कि 4 साल के संबंधों के दरमियान उन्होंने चंद्रशेखर को किस तरह का इंसान पाया? सर शुरुआत में तो वो अच्छे थे। मुझे लगा था कि मैंने तो सर सच बताऊँ मैंने एक गरीब चंद्रशेखर से प्यार किया था। मुझे उस इंसान के अंदर ना कहीं न कहीं ईमानदारी दिखती थी, जब तक कि मुझे उसकी सच्चाई पता नहीं चली थी। एक छोटे से घर में उनका घर है चुटमुलपुर में, जहाँ पर ठीक से पेंटिंग भी नहीं हुई है, प्लास्टर भी नहीं, एक चद्दर का घर इस तरह का। तो मुझे लगता था कि इसके अंदर ना एक क्रांतिकारी सोच है। आज के कौन से नेता हैं जो खटिया पे सोते हैं या फिर इस तरीके से रहते तो मुझे लगता है कि ये आदमी ना अपने आप को बेच के समाज के लिए काम करेगा। और उस ईमानदारी पर ही मैं कहीं न कहीं वो प्रभावित हुई थी, अट्रैक्ट हुई थी कि क बहुत गरीब परिवार से है और ये जो बोल रहा है, मैं चंद्रशेखर को ना सर सच बता रही हूँ मेरे दिल से है कि मैं ना बाबा साहब के बाद, काशीराम साहब के बाद मुझे लगता था कि ये तीसरा हमारा सबसे बड़ा नायक बनेगा। और हुँ। उस व्यक्ति के अंदर वो छवि देखने लगी थी, मुझे लगता था कि वो जो बोलता है सच बोलता है। अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहता है तो इट मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर एक सीरियसनेस है। तो मैंने एक वक़्त के बाद उसकी कही हर एक बात का भरोसा करना शुरू कर दिया था, कि वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो बोल रहा है कि शादी करेगा तो शादी करेगा एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा के वो उसको इस तरह से बदनाम होने के लिए नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन की बात करना और महिला सम्मान ना करना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। बाबा साहब की बात करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले महिला सम्मान करना आना चाहिए, महिला उत्पीड़न के लिए नहीं जाना जाता है। लेकिन जब बाद में ये सब चीज़ें चलने लगी और उनके सांसद बनने के बाद से तो सर इतने राज़, इतनी चीज़ें खुलना शुरू हुई कि अरे इस व्यक्ति का तो यही तरीका है, ये पैटर्न तो वो कई लड़कियों के साथ यूज़ कर चुका है। तो ये सब चीज़ें ना सर बहुत परेशान करने लगी। तो मैंने इसका इस वक़्त अब आकर इस लेवल पर बहुत मुश्किल से, बहुत ट्रॉमा के निकलने के बाद डिप्रेशन से अब मैं खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए। इसके पहले तो दो मैं ऑन दो कैमरा 2 बोलती भी नहीं सवाल थी। मेरे और हैं रोहिणी। एक ये है कि क्या रोहिणी के जितने भी आरोप हैं, प्रेम में धोखा खाई हुई एक लड़की के प्रतिघात के तौर पर देखा जाए कि हम पलट कर के तुम पर वार कर रहे हैं? और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि कई और लड़कियों से भी उनके संबंध रहे हैं। इन दोनों पर ज़रा मुझे जवाब दीजिए। सर, इन लड़कियों का जो मैंने कहा, उसपे मैंने एक पोस्ट भी किया है कि 2017 में भी एक लड़की ने उनके ऊपर इसी तरह से यौन उत्पीड़न का केस किया था, एफआईआर की थी, उसका न्यूज़ भी आई थी और उस लड़की से मेरी खुद भी पर्सनली जब बाद में बात हुई, तो उसने मुझे सब बताया क्योंकि पहले जब तक कि मैं रिलेशन में रही, तब तो लोग मेरे पास आने से डरते थे कि नहीं ये बता देगी या ये हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जब बाद में जब मुझे रियलिटी पता चली, तो फिर मुझे समझ में आने लगा कि ये तो इनके लिए कोई नया काम नहीं था, ना इनके अंदर कोई
सीरियसनेस भी नहीं थी, क्योंकि इनके घर में भी सबको पता था कि हाँ, रोहिणी के साथ रिलेशन में है। बाद में ये सब चीज़ें सब लोग देखते भी थे कि हाँ, वो फ़ोटो डालती है, ये करती है। 2 साल बाद की बात बता रही हूँ कि जब देख भी रहे थे, तो सब उस टाइम पे खुश थे। उन्होंने किसी ने किसी का किसी तरह कोई विरोध नहीं किया। तो ये तो मुझे लगा कि सबके सब मिलकर ये सारी सी एक पॉलिसी बन चुकी थी कि हाँ, इस तरह से ट्रैप करना या गलत करना। अगर भावनात्मक रिश्ता नहीं था तो 4 साल तक आप क्यों रहे? क्यों आपने बाँधे रखा? मतलब आपकी सक्सेस और आपकी आपकी फेलियर के ऊपर किसी का रिलेशन डिसाइड होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि सर, जो पर्सनल रिलेशन की जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल मैंने सब कुछ हर एक चीज़ सच बोली है, और पॉलिटिकल भी मैंने तो सच बोली जो मैं जानती हूँ। कम से कम समाज के सामने सच तो आ जाए। उसके बाद अगर मुझ पर कितना नुकसान होता है, आई डोंट केयर सर। होने आपका दीजिए। एक सच जो है ना मुझे पचाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आपने ये कहा कि 2022 फरवरी-मार्च के बाद हम दोनों के बीच में संबंध नहीं बने। जबकि 2024 तक आप उनके साथ रही हैं। जिस व्यक्ति के साथ संबंध बन गए और उसके बाद 2 वर्षों तक हमारा संबंध चलता रहता है, तो उस तरह के जो संबंध होते हैं, वो ना बने और तब जबकि आप खुद ही कह रही हैं कि परिवार के लोग भी कहते थे कि दोनों एक साथ हैं और आप उनके साथ बहुत नज़दीक थीं, उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आप प्लान करती थीं, अपने हाथ में रखती थीं। तो ये सिर्फ़ कोर्ट में साबित करने के लिए कि 2022 के बाद मेरे संबंध नहीं बने आपने कहा या वाक़ई ऐसा है? सर, ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा कि 2022 के बाद संबंध नहीं बने या पहले नहीं बने। सर, ये तो बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, हम लोग तो कई बार मिले हैं इस बीच। हुँ। जितनी बार मैं इंडिया आती थी, हम लोग मिलते थे, हम रहते थे साथ में। तो इस चीज़ को मैं ऑन कैमरा कैसे डिस्क्लोज़ करूँगी? लेकिन रोहिणी मैं फिर से मतलब पूरा सम्मान आपका मैं कर रहा हूँ। अ, अगर आपको ये आदमी नहीं भा रहा है, यह आदमी आपके मन मुताबिक नहीं है, आपको लगता है कि मैं जैसा पहले मान कर के चल रही थी या पहले प्रेम में आ गई थी, वैसा ये नहीं है, तो फिर आप उनके साथ क्यों चलती रहीं? तो ये सब बाद में हुआ ना सर, जब तक रिलेशन में रहे तब तक तो पता ही नहीं चलने दिया ना ये सारा सच कहाँ है। जब उन्होंने दूरियाँ बनाने लगी तब तो मुझे उनका जो एक वो बोलते हैं ना दूसरा चेहरा समझ में आने लगा। उस वक़्त तक तो वो मैनिपुलेट करते रहे, करते रहे, करते रहे। हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी देते रहे, हर एक चीज़ में बोलना शुरू करते रहे। लेकिन जब बाद में ये सब चीज़ें जब एकदम से जब र ये सारा सर इलेक्शन के टाइम का खेल है। इलेक्शन के टाइम पे ही सारा डिस्टर्बेंस है। तो ये रोहिणी के बदले की आग मानी जाए। सर, बदले की आग नहीं है। मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ सर, मैं न्याय चाहती हूँ, मैं समाज को अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं इतने बड़े एलिगेशन के साथ सर कितनी तकलीफ होती होगी कि जिस लड़की ने ₹1 की मदद किसी की नहीं ली, 5 साल में अपने माँ-बाप को भी मदद पहुँचाई है, कभी उनसे मदद माँगी नहीं है क्योंकि गरीब परिवार से हूँ, उसके ऊपर पैसों का एलिगेशन लगाया जाता है, उसके नाम अपमान का। सर, 5 साल में मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं, अगर मैं कैरेक्टरलेस होती तो क्या स्विट्ज़रलैंड में लड़कों की कमी है क्या? जो मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इतने डिफिकल्ट रिलेशनशिप में एक इंसान का सपोर्ट कर रही होती। तो सर, ये सारे सवालों के जवाब मुझे कोर्ट के द्वारा देने पड़ेंगे। ये नौबत भी यही लोग लेकर आए कि अगर सही हो, सच्ची हुँ। हो तो वहाँ पर पेश करो। डॉक्टर रोहिणी के लिए इंसाफ क्या है? क्या इंसाफ क्या चाहती हैं? क्या होना चाहिए? सर, मेरी सच्चाई पता चले लोगों को कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। मैंने कोई झूठे एलिगेशन नहीं लगाए। मैं चंद्रशेखर को बर्बाद करने के लिए उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। मैं खुद बहुजन आंदोलन का हिस्सा हूँ, तो मैं उसको बर्बाद किसी के पैसों पे, किसी राजनीतिक लालच पे कभी नहीं कर सकती। एक भी जो मेरे ऊपर पैसों के अभी तो लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए ये काम करने के लिए। तो वो भी पता चल जाए कि कहाँ कैसे होते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में 100 करोड़ देखे भी नहीं है आँखों से। मैंने तो 1 करोड़ के भी कैसा कैश होता है मैंने वो भी नहीं देखा अपनी आँखों से। तो वो एलिगेशन पे सवाल उठते हैं वो हटे। फिर क लोग कह रहे हैं कि मैंने राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो वो तो 5 साल बाद पता चल जाएगा अगर मेरी राजनीति में कोई गतिविधि होगी ही नहीं तो। मैं तो खुद राजनीति को इसलिए भी दूर होने लगी हूँ क्योंकि मैं अपनी समाज की व्यथा को देख रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि फाउंडेशन और एनजीओ के माध्यम से लोगों का काम करती रहूँ। तो राजनीतिक लालच की वजह से कर रही है, पैसों के लिए कर रही है, कोई कैरेक्टर लेस है। ये सारे सवालों के ना सर जवाब वो पता होना चाहिए और ये बात चंद्रशेखर जानते हैं कि ये जो बोल रही है कि एक बात सच बोल रही है और ये प्रूव भी करेगी और गलती उन्हीं की है, मेरी कहीं से कहीं कोई गलती नहीं। भरोसा करना गलती होती है क्या सर? किसी से प्यार करना गलती होती है क्या? अगर हुँ, ये गलती है तो ठीक है, ये गलती कर ली मैंने। इसके हुँ। अलावा तो कोई गलती करी नहीं मैंने। उसके तो ये चीज़ है। आप चंद्रशेखर की सांसदी खत्म करना चाहती हैं? सर, अगर कोर्ट का फैसला होता है, मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो वो कर रहे हैं, अगर उनका ये कर्मा है, उनको ये चीज़ मिलती है कि कोई चीज़ उनको देकर छीन ली जाती है, इसका मतलब उन्होंने उस चीज़ को गलत तरीके से प्राप्त की है।
क्योंकि ईमानदारी से प्राप्त की गई चीज़ को कोई छीन नहीं सकता सर। मैं क्या, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अगर रोहिणी अपनी लड़ाई लड़ती हैं और चंद्रशेखर को अदालत जेल भेज देती है या कोई ऐसा फैसला होता है जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है, तो आपको अच्छा लगेगा? सर अच्छा और बुरा लगना नहीं, उस इंसान को सबक मिलना चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि किसी भी तरह के षड्यंत्रों से किए गए काम का फल कभी भी मीठा नहीं होता। कब गलत का अंजाम हमेशा गलत होता है और वो उस चीज़ की सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। सर मैं भी अगर गलत कर रही हूँ ना, मुझे भी जेल में डाल दो 5 साल के लिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और बोलूँगी कोई बात नहीं, सीख के आऊँगी कि हाँ, तो गलती की पनिशमेंट तो मिलनी ज़रूरी है सर, कोई भी हुँ, हुआ। मैं हुई, कोई भी हुआ। हुँ। रोहिणी को चंद्रशेखर से प्रेम है। सर एक मैं तो कहती हूँ कि था और हो सकता है भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो पिछले 10 दिन में उन्होंने की है, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि इस इंसान को मैं बचाने की कोशिश भी कर रही थी। मेरा 10 दिन पहले का इंटरव्यू सुनोगे सर, तो मैं रो रही थी लिटरली, और मैं डर रही थी कि मैं अपने पैर आगे कैसे बढ़ाऊँ? इसको कितना नुकसान होगा इसका, इस बारे मैंने में सोच। इसीलिए पूछा, आपने कई बार उनको डिफेंड किया। 2024 के चुनाव से पहले आपने उनको डिफेंड किया। अभी 10 रोज़ पहले आपने डिफेंड किया। आप बार-बार उनको डिफेंड भी करती हैं, उन पर हमला भी करती हैं। तो तो सवाल तो कम से बनता कम है कि सर प्रेम इससे ये आपको तो रोकता है समझ क्या? में आ जाए कि ये इमोशनल टच रहा है, इसमें कहीं षड्यंत्र की बू नहीं है। अगर ये किसी के दबाव में किया गया फैसला होता तो शायद मेरे स्टेटमेंट्स हमेशा एक तरफ होते और वो उसी तरह की पावर में रहते कि हाँ, मुझे पैसे दिए गए इस काम के लिए तो मैं उसी के लिए लड़ूँगी। कहीं न कहीं अगर मैं डगमग हो रही हूँ तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं इमोशनली चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर दी गई है किसी चीज़ को लेकर। ये सर एक नेचुरल वे है। आपने जो शिकायत की, मेरा आखिरी सवाल है, जो एफआईआर आपने करवाई है, वो कहाँ तक बढ़ी है और उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ टू बी फ्रैंक, हमारे इंडिया के मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मुझे इतना वेट करना पड़ेगा। मैंने 23 जून के पहले से, हाँ, 23 जून के आस-पास से मैंने कंप्लेन की है एनसीडब्ल्यू में, दिल्ली कमिश्नर के पास कोई रिप्लाई नहीं आया। अब हमारे लॉयर्स ने, उसके बाद भी सर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वेट करो 1 वीक, उसके बाद में देखते हैं। अब ये हो गया कि सर अब मैं कोर्ट के द्वारा ही एफआईआर करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी सिस्टम को कि क्या सच में हमारे देश में कोई भी चीज़ करने के लिए इतना वक़्त लगता है? क्योंकि 5 साल में स्विट्ज़रलैंड में रहकर तो मैंने यहाँ के जो तौर-तरीके, रंग-ढंग देखे, बहुत क्विक प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी काम होता है। लेकिन मैं अब वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ, अगर नहीं हुआ, क्योंकि सर लड़ाई से पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो जितने तरीके अपनाए जाएँगे, अब एफआईआर लॉयर्स ने सजेशन दिया है, कल ही हमारी हाई कोर्ट में एफआईआर जाएगी और फिर वहाँ से एफआईआर कराएँगे। वहाँ पर यानी जाकर फैसला। आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई, अब आप कोर्ट के ज़रिए एफआईआर कराना चाहती हैं, अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हैं। रोहिणी का जी। कहना ये है कि मैं अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए आखिर दम तक लड़ाई लड़ूँगी। चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं नगीना से, उनके ऊपर इनके बहुत गंभीर आरोप हैं और इनका दावा है कि उनके पास सारे सबूत हैं अपने आरोप को प्रमाणित करने के लिए। डॉक्टर रोहिणी, आपने बहुत समय निकाला, लंदन से आप जुड़ी रहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।